हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम 3 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। कृषि विधेयक और किसानों का जो प्रोटेस्ट है, किसान आंदोलन और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये तीनों ही प्रोजेक्ट और तीनों ही रिपोर्ट्स एक साथ में रिलेटेड है, इसलिए इन तीनों का वीडियो एक साथ में ही बनाया गया है। इन करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको सीधे आपके घर पर मिलेंगे। आपको बस करना ये है कि हमारे परफेक्शन आईएएस टीम को अपना पोस्टल एड्रेस आप मैसेज करेंगे और ये पूरा का पूरा जो करंट अफेयर बुकलेट है ये हमने पीडीएफ पे अपलोड नहीं किया है, या आपको टेलीग्राम पे नहीं, ये आपको केवल और केवल डायरेक्ट डिलीवरी मिलेगी आपके घर पे। फ्री डिलीवरी, आपको कुछ करना नहीं है। बस हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर्स है, कॉन्टैक्ट नंबर्स है, उन पर आप फ़ोन करिए, अपना पर्सनल पोस्टल एड्रेस वहाँ पर पोस्ट करिए और जितना जो पोस्टल टाइम लगता है उतना टाइम में आपको ये करंट अफेयर मटेरियल्स जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कृषि विधेयक के बारे में तो संदर्भ ये है कि सरकार ने जो 3 कृषि विधेयक पेश किए थे, बाद में चलकर वो फिर आगे चलकर संसद से उसे पास किया जाता है और जो अध्यादेश होते हैं वो आगे चलकर विधेयक बन जाते हैं। तो उसमें 3 मुख्य कानून हैं और पहला है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य प्रोत्साहन एवं सुसाध्यता कानून, यानी कि जो पहले अध्यादेश था बाद में वो कानून बन गया। तो किसान के व्यापार के जो उपज होगी उसके व्यापार में और वाणिज्य के लिए जो प्रोत्साहन के लिए एक कानून बनाया गया। दूसरा किसान समझौता आदेश, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर एक विधेयक लाया गया। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जिसमें आवश्यक वस्तु संशोधन, यानी कि पहले जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उसमें संशोधन करके प्राइवेट कंपनियों को किसानों द्वारा खरीदे गए उत्पादों को एक सीमा होती थी कि एक सीमा तक ही आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं, वो सीमा को अब हटा दिया गया है और उसे जो है वो केवल और केवल 3 विषयों पर, यानी कि जब तक कि कोई तीव्र मूल वृद्धि ना हो या फिर कोई युद्ध जैसा स्थिति ना आ जाए, और तीसरी जबकि कोई अत्यंत प्राइस राइज, जैसे कि हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति ना बढ़ जाए, इन 3 अवसरों को छोड़कर वो चाहे तो जितनी चाहे उतनी जो है वो स्टोरेज, उसका भंडारण कर सकते हैं। किसान द्वारा खरीदे गए, किसान द्वारा उगाए हुए, किसान जो खेती के प्रोडक्ट्स हैं, खेती के उत्पाद को प्राइवेट कंपनियां जितना चाहे उतना अपने पास स्टॉक लिमिट भंडारण कर सकती हैं। बट तब की 3 कंडीशंस पर ऐसा नहीं कर पाएंगी, जब देश में आंतरिक स्थिति ठीक नहीं हो, युद्ध जैसे हालात चल रहे हो, या फिर मुद्रास्फीति यानी कि बहुत तेज़ी से कीमतें अगर बढ़ गई हों और किसी चीज़ की बहुत ही इमरजेंसी रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, तब इन 3 तरीकों में इसका जो है अधिनियम जो है वो लागू। आप स्टोरेज के लेवल को सरकार चाहेगी तो कम कर देगी, इसके अलावा आप जितना चाहें उतना भंडारण कर सकते हैं। ये 3 खास विधेयक जो है वो सरकार ने पास किए। अब इनके मुख्यवार बिंदुवार जो है वो इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं। तो किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य जो प्रोत्साहन अध्यादेश है उसका सबसे मुख्य मुद्दे है कि कृषि उपज का जो बाज़ार है उसमें ये कहा गया था कि राज्य जो है, खासकर की जो अंतर्राज्यीय चीज़ें, जो किसान पहले जो एपीएमसी होती थी, कृषि उत्पाद संगठन, जिसको हम खेतवाड़ी समिति भी कहते हैं या बाज़ार मंडी, अगर आप लोकल भाषा में कहें तो मंडी, तो पहले एक मंडी का एक विस्तृत क्षेत्र होता था और उस क्षेत्र में ही वहाँ के किसान उस मंडी में ही अपना अनाज बेच सकते थे, उससे बाहर वो बेच नहीं सकते थे। बिक्री तो पहले भी होती थी लेकिन कानूनी तौर पर उसे बाध्य नहीं माना जाता था। लेकिन अब ये कर दिया गया है कि किसान चाहे तो मंडी में आए, ना चाहे तो बाहर ही किसी प्राइवेट व्यक्ति से अपना अनाज बेच ले, वो आने के लिए बाध्य नहीं होगा। और अंतर्राज्य यानी कि राज्य के 2 राज्यों के बीच में भी वो जाकर बेच सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और राज्य के अंदर भी 2 एपीएमसी हैं, 2 मार्केट है, 2 मंडियों के बीच में वो स्थान है, यानी उस किसान को जो है इस चीज़ के लिए मुक्त कर दिया है। और इसको हम फ्रैगमेंट, फैक्ट्री परिसर, गोदाम, भूमिगत कक्ष, कोल्ड स्टोरेज, इन सब में सम्मिलित है। इससे ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में वृद्धि होने की बात हो रही है। निम्नलिखित संस्थाएं जो है ऐसे मंचों को स्थापित एवं संचालित कर सकती हैं, जैसे कि कंपनियां, साझेदारी फर्म, पंजीकृत समितियां, इस तरह की। और बाजार शुल्क की जो है वो समाप्ति हो जाएगी, खास करके जो मंडियों में एक विशेष बाजार शुल्क लगता था। अब क्योंकि किसान जो है वो कहीं भी मंडी से बाहर भी अपना जो है उत्पाद बेच सकता है, तो उसके लिए बाजार शुल्क जो है वो उसके लिए अब लागू नहीं होगा। दूसरा कि पहले वो एक निर्धारित क्षेत्र में ही उसकी मंडी होती थी, अपने किसान जो है अपने फसल को उठाकर मंडी तक ले जाने के लिए जो उसका खर्चा आता था
वो भी अब हो सकता है कि बच जाए किसी प्राइवेट पार्टी से, वहीं खेतों में ही डील करके वहीं से वहीं अपना सामान वो बेच दे, तो वो भी एक तरह से उसे फ़ायदा उसका मिल सकता है। लाभ क्या है? तो जो मध्यस्थ होंगे उनकी भूमिका कम हो जाएगी, एक एकीकृत बाजार हमें मिल पाएगा। एमएसपी में सुधारों के जो है वो प्रोत्साहन हो सकती है। एपीएमसी में जो सुधार होंगे, एमएसपी में भी जो खास करके जो सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है वो कहीं ना कहीं कम होगा। अगर किसानों की उपज जो है, फसल जो है, अगर प्राइवेट मार्केट में ही बिक जाएगी तो सरकार को अनिश्चित और अनियमित रूप से जो एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा खरीदी करनी पड़ती है, और सरकार के पास वो रखने की सुविधा भी नहीं। हर साल आप देखते होंगे किस तरह से अनाज गोदाम में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ में जो राजस्व का घाटा होता है वो कहीं ना कहीं हम उसे बचा पाएंगे। और जो अभी एग्जिस्टिंग एपीएमसी का स्ट्रक्चर है, मंडियों की जो समिति है, उनका जो एक स्ट्रक्चर, उनकी व्यवस्था है, उसमें सुधार लाया जा सकेगी। जहाँ पर राजनीतिकरण हो जाता है, जहाँ पर जो बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों का एक ग्रुप बन जाता है, गुट बन जाता है, और फिर किस तरह से छोटे किसानों के साथ किसान भाई ही आपस में, जो व्यापारी और किसान संगठन, जो बड़े और इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, प्रभावशाली लोग, अपने में ही संगठन बनाकर भले ही बोली लगनी हो जाए, जिस तरह से मंडियों का जो व्यवस्था है कि बोली लगकर फसल बिकेगी, लेकिन बोली इतनी ही लगाई जाती है जितने की वो पहले से आपस में मिलकर तय कर लेते हैं। उससे ज़्यादा बोली वो लगाते भी नहीं। किसान जिसके पास भंडारण की कोई अपनी खुद की क्षमता नहीं है, वो अपनी फसल वो इतनी दूर से लेकर आता है, वो वापस ले जाने की स्थिति में नहीं होता है, तो औने पौने दाम पर उससे खरीद लिया जाती। जो व्यवस्था किसान की सहूलियत के लिए बनाई गई थी, कहीं ना कहीं राजनीतिकरण से, खास करके प्रभावशाली लोगों में, जिन्हें बहुत से जो आर्थिक एक्सपर्ट हैं, बहुत से जो कृषि विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि आड़तिए भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं, और वो लोग इसमें इस तरह से कार्य करते हैं कि अपना खुद का एक राजनीतिकरण, एक खुद के अपने चहेते लोगों के, अपने विशेष गुट से जुड़े हुए लोगों के सामान लोगों के कहीं बिकती है। बाकी जो अगर उस गुट से नहीं है और उस सामान से नहीं है, उस क्षेत्र से नहीं है, तो उनके जो है फसल बिक्री में समय लगता है, उनका औने पौने भाव में बिक जाते हैं, और किस तरह से किसानों का, जो गरीब छोटे किसानों का जो है शोषण होता है। तो इससे कहीं ना कहीं इसमें सुधार मिलने की आवश्यकता है। अधिनियम से संबंधित कुछ जो है चिंता वाली मुद्दे ये है कि जो आकस्मिक रूप से अगर परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं ये कुछ बदलाव ला सकता है, और लोग जो है इससे प्रारूप ना हुए बिना इससे नुकसान हो सकते हैं। दूसरा कि तात्कालिक अधिसंरचना में जो है वो क्षरण हो सकता है। किसान को लेन देन, उच्च शुल्क, मूल्य एवं ब्याज आगमन से संबंधित सूचना का अभाव जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जो अधिनियम बाजार क्षेत्र हैं, उस सरकारों और राज्यों के अंतर्गत जो मंडी प्रणाली का जो विनियम है एवं व्यापार क्षेत्र के बीच में जो है कहीं ना कहीं वो एक कृत्रिम भेद उत्पन्न करता है, जिससे कहीं ना कहीं आगे चलकर समस्या हो सकती है। नव सृजित व्यापार क्षेत्र को बाज़ारों की तुलना में जो ई नैम वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो पहले ही उतना ढंग से नहीं चल रहा है, और उस पर और जाकर ये विफल कर सकता है। खास करके इस तरह की व्यवस्थाओं को जो इस उद्देश्य से लागू की गई थी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से मार्केटिंग हो, ट्रेडिंग हो, और किसान को अपनी फसल लेकर कहीं नहीं घूमना पड़े, बल्कि खरीदार आए, फसल उठाए और फिर उसे कीमत देकर आगे निकले। लेकिन अभी उल्टा है। उल्टा ये होता है कि किसान को खरीदार के पास जाना होता है, मंडियों में जाना होता है, फिर वहाँ से उसके सामान की बिक्री होती है। तो इस पर कहीं ना कहीं कम करने की बात है। लेकिन अब जब ये एपीएमसी और जिस तरह से जो छूट मिलती है हमें मंडियों से बाहर बेचने की छूट की व्यवस्था में, इसमें बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर जो प्राइवेट बॉडी हैं, निजी संस्थान हैं, वो उसे अपने मन माने ढंग से बेच दे या मजबूर करके बेच दे, दरार धमका के बेच दे, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरा, जब मंडियों में किसान नहीं पहुंचेंगे तो मंडियों को कर नहीं मिलेगा, मंडियों को कर नहीं मिलेगा तो जो मंडियों का राजस्व में कमी होगी, तो मंडियों की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी जो डेवलपमेंट में उसकी अवसंरचना की व्यवस्था नहीं हो सकती है। राज्यों को जो कर मिलता है मंडियों से वो नहीं मिलेगा, तो राज्य सरकार के राजस्व में घाटा है। इसलिए आप देखेंगे कि हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य, जहाँ पर मंडियों से काफ़ी ज़्यादा उनके राजस्व आते हैं, क्योंकि मंडी में खरीदने वाला भी टैक्स देता है और बेचने वाला भी टैक्स देता है, उसके बाद भी अलग से बहुत सारे कर होते हैं, तो उन सारे करों से राज्य का राजस्व बना रहता है, और इसलिए ये सारे जो राज्य हैं इसका भारी विरोध भी कर रहे हैं। दूसरा जो विधेयक है कि गंभीर एवं संस्थात्मक जो है उसको छोड़ देता है। मुख्य विशेषता क्या है? तो कृषि में जो समझौता है, जो फार्मर्स एग्रीमेंट वाला जो एक्ट है, तो उसमें कृषि समझौता होने से क्या होगा कि जो बुआई से पहले ही एक एग्रीमेंट हो जाएगा, तो उससे जो है वो अनिश्चितता जो बनी रहती है किसानों के बीच में कि फसल उगेगी नहीं उगेगी, बारिश होगी नहीं होगी, खरीदार मिलेगा नहीं मिलेगा, उस पर कहीं ना कहीं पहले से उसको जो है वो एक श्योरिटी रहेगी, और जिसकी वजह से जो निश्चितता उसके पास बनी रहेगी, तो उस निश्चितता के कारण खेती का जो प्रोडक्टिविटी है
वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है और किसानों को जो है वो एक आय जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी, तो कार्य भी अच्छा होगा। तो इस तरह से जो कृषि की समस्या में कुछ ना कुछ हल हो सकता है। दूसरा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब समझौते होंगे, तो जो बाहर की प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ पर अपना जो है वो निवेश करेंगी। उस निवेश से मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास होगा, ज़्यादा अनुसंधान हो सकता है। तो किसान को और खेती में दोनों में ही फायदा होगा और किसानी जो है एक तरह से प्रॉफिट मेकिंग, लाभकारक व्यवसाय के रूप में उभर कर निकलेगी, जिस तरह से यूरोप में और उत्तर अमेरिका में चल रहा है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में जाहिर सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्ट के कुछ नियमों में अनुपालन नहीं होंगे तो उसमें कुछ समझौता होगा, विवाद होगा। तो उस विवाद को सुलझाने के लिए एक 3 सूत्री लिया गया है कि पहले जो है एक आपस में एक निपटारा करने के लिए एक आपस में लोकल बॉडी बनेगी। जो लोकल लोग हैं वो आपस में मिलकर इस विचार को निपटा लेंगे। विवाद को अगर नहीं निपटा पाते हैं तो वो जो है वो जिला एसडीएम के पास जाएंगे और फिर एसडीएम से अगर ऊपर चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो फिर जो है वो इसमें पहले एसडीएम तक ही था, उसके बाद एक अपीलेट बॉडी थी, लेकिन वो अब बॉडी हटकर चली गई है। अब इस पर हाई कोर्ट तक जाया जा सकता है, यानी कि कोर्ट का रास्ता भी लिया जा सकता है। इसमें कुछ एक संशोधन सरकार ने किया है। अधिनियम के लक्षित लाभ क्या क्या हैं? तो संविदा को कृषि से प्रोत्साहित होगा, किसानों के लिए जो जोखिम है वो कम हो जाएगा, इससे उन्नत आगत रहेगी, निवेश में आकर्षित रहेंगे, आकर्षित निवेशों को इससे आकर्षण मिलेगा क्योंकि जिस तरह से समझौता पहले से हो चुका है तो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होने की संभावना होगी। और कुछ संभाव्य मुद्दे यानी कुछ चिंताएं क्या हैं? तो किसानों को यह आशंका है कि बार बार इस अधिनियम के पारित होते ही जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जो है वो एमएसपी को ख़त्म करने की चाह में इस तरह के कानून ला रही है। दूसरा कि किसानों के पास जो इतनी कानूनी और वैधानिक समझ तो होती नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख दिया नहीं लिख दिया उस तरह से किसानों को यह भी डर है कि कहीं अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को, समझौते को पूर्ण नहीं कर पाए या उनके पास देने के लिए पैसे नहीं हो तो उनकी ज़मीन हड़प ली जाएगी, लैंड कॉन्फिस्केशन जैसे मामले उनकी ज़मीन चली जाएगी। इस तरह की अफवाहें, इस तरह की चिंता, डर बनी है। और किसान और गरीब व्यक्ति के पास एक ही संपत्ति होती है, उसकी ज़मीन अगर वो भी छिन जाएगी तो फिर वो कहाँ रहेगा। तो इस तरह से जो इसकी समस्याएं बनी हुई। लेकिन हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी रूप में उसकी ज़मीन पर जो कोई बाहर के लोग कब्जा नहीं कर सकते हैं और जो एग्रीमेंट होगा, समझौता होगा, वो कभी भी इस तरह का नहीं होगा जिससे किसान को जो है अधिक नुकसान हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें सरकार से स्पष्टीकरण आ रही है। लेकिन किसानों में खासकर कि जो दिल्ली के पास बैठे हैं, हरियाणा, पंजाब के या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, उनमें इस तरह का जो है वो एक भाव, आत्मविश्वास का भाव सरकार जगाने में नाकाम रही है और कहीं ना कहीं यहाँ जो इसकी सरकारी विफलता भी कही जाती है। किसान भी अपने मांग पर अड़े हुए हैं, किसी तरह की बातचीत करने पे बिल्कुल भी वो आमादा नहीं है। तो दोनों ही पक्ष अपने अपने बातों पर अड़ा है, जिससे कि आम किसान को, जो आम किसान कृषि सुधार होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं अटके हैं। ज़रूरत यह है कि दोनों आपस में मिल बैठकर बात करें और इसे चलने दिया जाए कुछ समय तक, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक। अगर इसमें कुछ नुकसान होता है तो सरकार इसकी गारंटी ले और फिर इसे वापस कर दे। इस तरह के नियम को सरकार को इसका आश्वासन देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार सरकार की मंशा जो वो कहते हैं, जो उनकी स्पष्टीकरण दी गई कि उनकी मंशा है कि कृषि में जो इनकम है, कृषि की आय जो है दोगुनी करनी है दलवाई समिति की रिपोर्ट के हिसाब से। तो इसलिए जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और प्राइवेट सेलिंग, प्राइवेट सेक्टर जब तक किसानी में नहीं आएगा तब तक कि वो जो है, जिस तरह से आप देखेंगे कि 1991 में जो प्राइवेटाइजेशन होता है उसके बाद ही भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। तो जिस तरह से अगर एग्रीकल्चर, कृषि में भी जब तक कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे तब तक उसका उस हद तक विकास करना निश्चित नहीं हो पाता है। उसके आगे आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन अधिनियम, उसमें क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं? तो उसकी मुख्य विशेषता ये है कि जो ओरिजिनल अधिनियम था, जो 1955 में था, जो केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं को ये निश्चित करने के लिए देता था शक्ति कि वो जो वस्तुएं हैं वो आवश्यक हैं या नहीं। और जब सरकार उसको एक बार आवश्यक वस्तु की श्रेणी में डाल देती थी तो उस पर होर्डिंग करना, उसका भंडारण करना और एक तय सीमा से अधिक भंडारण करना जो है वो गैर कानूनी और दंडनीय अपराध था। लेकिन इसमें अब अधिनियम में संशोधन करके ये कहा गया है कि जब तक कि युद्ध और कोई विशेष परिस्थिति ना हो, विशेष इमरजेंसी की परिस्थिति ना हो, तब तक जो है वो लोकल बॉडी, जो प्राइवेट लोग हैं, वो चाहे जितना उतना स्टोर कर सकते हैं। और इससे लाभ ये होने वाला है कि इसमें व्यवसाय जो है वो, व्यापारियों का शोषण जो है वो समाप्ति हो जाएगी, व्यवसायियों का खास करके। और कोल्ड स्टोरेज चेन, भंडारण में ज़्यादा निवेश होगा और इस तरह से ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, साइलोज़ में चीज़ों को स्टोर किया जाएगा। तो भारत में जो कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी मात्रा में कमी थी, अब प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्ट कर सकता है।
कुछ समस्याएं क्या क्या हैं, तो समस्याएं ये हैं कि कुछ विशेषज्ञों का इसका भय है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, वो इसे एक गारंटी के तौर पे मान लेंगी और ज़रूरत से ज़्यादा रूप में उसे स्टोर करने से क्या होगा कि उसके पास इतना ज़्यादा स्टॉक हो जाएगा, इतना ज़्यादा भंडारण कर लेंगे कि फिर वो अपने मन माने तरीके से दामों में जो है वो आर्टिफिशियल रूप से, जिसको कहते हैं कि मानवकृत अपने रूप से एक अननेचुरल तरीके से प्राइज़ों यानी कि दाम को अपने मन माने हिसाब से बढ़ाएंगे, घटाएंगे और फिर उसे कम दाम पर खरीद कर उसका भंडारण करके, स्टॉकिंग करके, होर्डिंग करके और फिर अपने मन माने हिसाब से बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। तो ये सरकार को डर है। लेकिन इसके पीछे भी तर्क ये दिया गया है कि जब अति अनिश्चित रूप से किसी चीज़ का, किसी वस्तु का जो है दाम बढ़ जाने लगेंगे तो सरकार जो है वो इन छूट को फिर से वापस ले लेगी। ये भी एक स्पष्टीकरण दिया गया। तो इन वस्तुओं का पूर्ण विनियमन असाधारण परिस्थितियों को खतरनाक खाद्य आपूर्ति संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि सरकार को व्यापार में शामिल लोगों को जानकारी नहीं रहेगी और वह इसे भी ज्ञात नहीं रहेगा कि स्टॉक का स्तर क्या है। तो इस तरह की चीज़ें जो है कहेंगे इसकी समस्या है। अब देखते हैं कि किसान इसका जो है वो मुख्य रूप से प्रोटेस्ट या इसके विरोध में आंदोलन क्यों कर रहे हैं।